वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराधा। जैसा कि हमने कल वर्णमाला का पार्ट 1 पढ़ा था, अब आगे का पढ़ते हैं पार्ट 2। मैंने कल आपको वर्णों का उच्चारण स्थान भी करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको व्यंजन का उच्चारण स्थान बताया था। आज हम स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, साथ ही बचे हुए वर्ण यानी जो व्यंजन हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक हम कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि ये कवर्ग है और कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ। ठीक है, ये है चवर्ग और चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? तालु। और फिर हमने पढ़ा था टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? मूर्धा। फिर था आपका तवर्ग। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। फिर हमने पढ़ा था पवर्ग। पवर्ग का उच्चारण स्थान था ओष्ठ। और ये भी जान लिया था कि ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ किस प्रकार कहे गए हैं। जब भी हम कवर्ग का उच्चारण स्थान करते हैं तो साउंड कहाँ से आती है? गले से, और गले को हम क्या कहते हैं? कंठ। इसलिए कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। फिर था आपका च्वर्ग। च्वर्ग जब भी हम बोलते हैं हमारी जीभ का मध्य भाग ऊपर उठता है यानी तालु की ओर जाता है, इसलिए उसे तालु या तालव्य कहा जाता है। फिर है आपका टवर्ग। जब भी हम टवर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान करते हैं तो क्या होता है? हमारी जीभ की नोक वो उठती है और वो पार्ट क्या कहलाता है? मूर्धा। फिर हम त्वर्ग का उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे। त्वर्ग हम जब भी करते हैं तो हमारी जीभ जाकर दांतों को टच करती है, तो क्या बना था आपका? दंत। और उसके बाद पवर्ग। पवर्ग में जब भी हम उच्चारण स्थान करते हैं प, फ, ब, भ, म दोनों होंठ आपस में स्पर्श होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान था पवर्ग। ठीक है, तो हम कल कर चुके थे कचट तक, और मैंने आगे आपको बताया था औस। आज हम इसे सॉल्व करेंगे, साथ ही स्वरों का उच्चारण स्थान भी देखेंगे। अब देखिए औस। अ क्या है? अ मीन्स अंतस्थ। अंतस्थ कौन से हैं? य, र, ल और व। उसके बाद क्या है? उ। उ से है उष्म। उष्म कौन से हैं? श, श, श और ह। उसके बाद है स। स से है संयुक्त। संयुक्त कौन से हैं? कश, त्र, ज्ञ और श्र। मैंने कल भी आपको कहा था कि आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अब इन्हें क्या बोल देते हैं हम? श, जबकि श नहीं है तो श है। ठीक है, त्र, ज्ञ और श्र। आज इनका उच्चारण स्थान हम जानेंगे। सबसे पहले जानिए इन्हें अंतस्थ क्यों कहा जाता है। देखिए, अंतस्थ के ऊपर है स्पर्श और नीचे क्या है? उष्म। जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी तरह ये स्पर्श और उष्म और संयुक्त के बीच में बैठा है। जैसे दांतों के बीच में जीभ बैठी होती है ना, वैसे ही अंतस्थ वर्ण कहा है स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन के बीच में, अंदर की ओर। अंतस्थ का मीनिंग होता है अंदर की ओर। उसके बाद है उष्म। उष्म हम साइंस में भी पढ़ते आ रहे हैं। उष्मा, उष्मा का मीनिंग होता है गर्म हवा। इन वर्णों का जब भी हम उच्चारण करते हैं, देखिए श, श, श और ह, आप अपने आगे हाथ कर लीजिए। जब आप इन्हें बोलोगे एक गर्म हवा निकलकर आपके हाथ पर लगती है, जिसकी वजह से क्या कहलाते हैं? उष्म वर्ण। फिर है संयुक्त। संयुक्त का मीनिंग होता है ज्वाइंट, मिलकर बनना। अब देखिए ये कषा है। कषा कैसे बना है? आपकी प्रोनाउंसिएशन क, अब हलंत लगाया, इट मीन्स क कैसा हो गया? आधा। उसके बाद श, इसको भी आधा कर दो और साउंड कौन से स्वर की है? अ की। ऐसे बना है आपका कष, इसलिए बोला जाता है इसको संयुक्त वर्ण। फिर क्या है आपका? त्र। जब आप त्र बोल रहे हो तो साउंड किस किस की है? त की, और त कैसा? आधा। फिर र और फिर अ, ऐसे बना है आपका त्र। उसके बाद रहता है आपका ज्ञ। ज्ञ यानी सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में ज्ञ ही पूछा जाता है। देखो जब आप ज्ञ बोल रहे हो तो साउंड किसकी है? ग और य की। और ये आपको ऑप्शन में भी मिलेगा और आप इसे टिक भी करोगे,
क्योंकि ये जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब ग बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले ज को लिया और फिर अणा को लिया और साउंड कौन से स्वर की है, अ की। एक य ही है जो दिखता कुछ और है होता कुछ और है। उसके बाद है श्र, श्र श्रमिक, क्या है श्रमिक, श र अ, श्र। जैसे जैसे आपका उच्चारण होगा वैसे वैसे ये बनते चले जाएंगे। और ये आपके चार के चार क्या हैं, संयुक्त, जॉइंट फैमिली है इनकी, इसलिए क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अ से अंतस्थ, उ से ऊष्म, स से संयुक्त, इस प्रकार बने आपका औस। कचट, तक, औस, क कवर्ग, च चवर्ग, ट टवर्ग, त त्वर्ग, प पवर्ग, अ अंतस्थ, उ ऊष्म, स संयुक्त। और ये रहे आपके सारे के सारे वर्ण। ठीक है, आज हम इनका उच्चारण स्थान भी जानेंगे। उच्चारण स्थान यही रहेगा, पर आपको बताने कौन सा किसके अंदर आता है। जैसे आपने बोला य, य बोलकर देखिए, य साउंड कहाँ है, गले में है, तो किसमें शामिल हो गया, कंठ में। य, य देखो साउंड आपके गले में है, पर एक चीज और नोट कीजिए, जब आपने य बोला तो जीभ का मध्य भाग क्या कर रहा है, प्रेशर में है, बल आ रहा है उस पर, तो किस पर आएगा बताइए जरा, यह किस में शामिल होगा, जो मैंने अब तक आपको बताया है। तो यह कहाँ जा रहा है आपका, तालु पे, क्योंकि मध्य भाग जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशराइज है। उसके बाद चलिए र, र जीभ की नोक उठ रही है, तो र किस में जा रहा है, मूर्धा में। उसके बाद क्या है, ल जीभ जाकर दांतों को टच कर रही है, तो ल किस में शामिल है, दंत में। उसके बाद है व, व जब आप व की साउंड बोल रहे हो तो आपके दांत और होठ दोनों टच हो रहे हैं, दोनों की संधि कर दीजिए, क्या बनेगा, दंतोष्ठ। यानी आपका व क्या है, दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद चलिए आप, ये हो गए आपके य र ल व। आगे चलिए श। अब यहाँ भी आपको कंफ्यूजन रहती है कि जब हम इनको लिखते हैं तो श कौन सा पहले है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब आप श लिख रहे हो इसके ऊपर भी एक ही मात्रा लगाकर देखिए, वर्ड क्या बन रहा है, शेष। तो यानी आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि दो श तो इसमें शामिल हो गए, उसके बाद बचा क्या है, सिंपल सा, वो उसके आगे लिख दीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर वर्ड बनाया था डेट, तो यहाँ पर वर्ड क्या बन रहा है, शेष। तो अब आ रहा है श, श किसमें शामिल है ये बताइए। जब आप श बोल रहे हो, श आप भी मध्य भाग पर प्रेशर पड़ रहा है, तो श कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, आगे चलिए श, श जब आप षटकोण, अब जीभ की नोक पर प्रेशर है तो श किसमें आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए ह, अब साउंड कहाँ है, गले में है, तो क्या कहलाएगा, कंठ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए संयुक्त वर्णों की बात करते हैं। अब संयुक्त एक स बीच में रहेगा आपका, स स्लेट, स। अब साउंड कहाँ से है, दांतों में से है, तो स किस में शामिल है आपका, दंत में। ठीक है, अब आइए संयुक्त वर्ण, आपके सामने है संयुक्त वर्ण, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन से मिलकर बना है, दो व्यंजन है प्लस एक स्वर है, तो तीन की संधि नहीं हो पाएगी, इसलिए ये सिर्फ आपके संयुक्त वर्णों में ही काउंट होते हैं, इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं है। ठीक है, आप इनको सिर्फ एक ही नाम से जानोगे, संयुक्त वर्ण, इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मिलकर रहते हैं, और जहाँ यूनिटी होती है वहां में किसी अदर पर्सन की जरूरत नहीं होती। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करते हैं हम स्वरों का उच्चारण स्थान। अब चलिए, इसलिए मैं आपको इकट्ठा करवा रही हूँ ताकि आप इसमें ऐड करते चले। एक बार आप कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगी कि आपको लर्न कैसे करने हैं। ठीक है, अब देखो अ आ, जब आप बोल रहे हो तो साउंड कहाँ है, आपके गले में है, तो और गले को क्या कहा जाता है, कंठ, तो आ किसमें शामिल हो गए, आपके कंठ में या कंठस्थ। ई
बताइए किस में आएंगे? ई, ई मध्य भाग पर प्रेशर पड़ रहा है तो कौन सा है? तालु। ऊ, ऊ किस में शामिल है? ओस्ट। ऊ, ऊ ओस्ट। आगे चलिए, ए, आई, ए किस में आएगा आपका? बताइए जरा। अब देखो यहाँ ऊ की साउंड है, ऊ तो गले की भी तो है, तो कंठ प्लस ओस्ट क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। अब ए और आई तो किसकी साउंड है? कंठ प्लस ए, और ऊपर की तरफ प्रेशर है तो तालु, तो कंठ तालु या कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु, किसी भी नाम से आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए ओ, जब आप ओ का उच्चारण स्थान कर रहे हैं तो किस में आएगा? ओ, फोटो की शेप बन रही है, साउंड कहाँ से है? गले से है, तो क्या कहलाता है? कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। अब बात आती है अंग की। अब अंग आप बोल रहे हो तो आपका जो प्रेशर है सबसे ज्यादा नाक पर पड़ रहा है, साउंड जो आ रही है, ध्वनि जो निकल रही है वो नाक से निकल रही है। और कल ही मैंने आपको बताया तो ये किस में शामिल होगा? नासिक के वर्ण में, ठीक है। उसके बाद है अह, विसर्ग है, जैसे हम बोलते हैं स्वाहा। जब आपने हा स्वाहा हा बोला तो हा किस में था? कंठ में, तो विसर्ग भी कहाँ शामिल होगी? कंठ में, ठीक है। ये तो है एक आपका कंसेप्ट। अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहते हैं तो वो भी देखिए, मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ। पहले आप यहाँ तक का देखिए, आ किस में आ गया? कंठ में। ई मध्य भाग के उठने की वजह से किस में आया? तालु में। ऊ गले पर प्रेशर है, फोटो की शेप बन रही है तो क्या बना? कंठोष्ठ। ए आई तालवे पर प्रेशर है तो क्या बना? कंठ तालु। आगे चलिए, या कंठ तालव्य। ओ औ, ओ तो फोटो की शेप बन रही है और साउंड गले से है, यानी गले पर प्रेशर पड़ रहा है तो क्या बना? कंठोष्ठ। अंग, जब भी आप बोलते हो तो नाक पर प्रेशर पड़ता है तो नाक को क्या कहा जाता है? नासिक के वर्ण, ठीक है। और वैसे भी ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार, ठीक है। और ये क्या है? विसर्ग। विसर्ग किस में है? अभी आपको मैंने बताया, जैसे आप बोलते हो स्वाहा तो विसर्ग की साउंड कहाँ से खींच रही है? गले से। तो ह किस में? आह किस में आएगा? आपके कंठ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, तो आगे बढ़े। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको लर्न करने की हमारी ट्रिक क्या है। तो हम इनको ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, सामने ही लिख देती हूँ। जैसे कि कवर्ग है, इसको लर्न करना है या कंठ को लर्न करना है तो कैसे करोगे? कंठ में हमने किस किस को लिया? क को, ठीक है। और किसको लिया? का मीन्स कवर्ग। अभी हमने किया था तो कंठ में हमारा क्या था? अ भी थे तो अ, आ, क, ह। अ आ कह, आ कह, ये क्या है? ये ट्रिक है। यानी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आ कह लर्न कर लीजिए। अ आ कवर्ग, ह और विसर्ग, आंसर क्या है? कर्ण। आगे चलिए, च छ ज झ न क्या कहलाते हैं? चवर्ग। और किस में शामिल है? तालु में। तो इसको कैसे लर्न करोगे? और पीछे वर्ड क्या बन रहा है? यश। और हमने स्वरों से क्या उठाए थे? ई, ठीक है। ई उठाया था तो क्या बनेगा? इचियस। ई का मीनिंग है दोनों ई, यानी बड़ी भी और छोटी भी। तो ई से इच, ई, च से च्वर, य और श, तो ट्रिक क्या बनी? इचियस। तो तालु की ट्रिक क्या हुई? इचियस। आगे चलिए, अभी हमने वहां पर स्वर में री छोड़ दिया था,
री। री और रा की साउंड कैसी है? सेम है। तो री जब भी हम बोलेंगे तो कहाँ आ रहा है? मूर्धा में। तो हम क्या बोलेंगे? री ट, टा को ट्वर, रिट, आगे क्या है? रश, रिड्रश। ये किसकी ट्रिक है? मूर्धा की। आगे चलिए दंत। दंत में क्या है? त यानी त्वर, तो त्वर से उठा लो त। आगे हमने क्या लिया? ल और स, तसल। ये किसकी ट्रिक है? आपकी दंत की। आगे चलिए ओष्ठ। ओष्ठ में हमने वहां से क्या उठाए थे? उ, प से त्वर और दोनों उ। ठीक है, तो क्या बन गए? पौ। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? पौ। ठीक है, तो अ आ कह, कंठ, इचियास तालु, रिड्रस आपका क्या हुआ? मूर्धा, और तसल क्या हुआ आपका? दंत, और पौ क्या हुआ आपका? पवल। ठीक है, और अंधस्थ आपको मैंने बता ही दी है कि साउंड कहाँ है, और ये इनमें शामिल हो चुके हैं, तो आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आप क्या देखोगे कि आपने संयुक्त वर्ण कैसे बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। आपका एचटेट का एग्जाम हो, आपका एचएसएससी का हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर संयुक्त वर्णों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आने वाला वर्ण कौन सा है? आपका ज्ञ है। ठीक है, तो ये आप ट्रिक से लर्न कर सकते हो। कंसेप्ट भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया और ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे ही याद कीजिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आज आपने वर्णों का उच्चारण स्थान कर लिया, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये भी पूछा जाता है कि जीवा के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया, या मुख के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीव के भाग के आधार पर, जीव के या जीवा के भाग के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो जीवा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जीवा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अग्रभाग, बीच में है तो मध्य भाग, और लास्ट में है तो पश्चिम भाग। ठीक है, अग्र का मीनिंग है जीव का आगे का भाग, मध्य का मीनिंग है जीव के सेंटर का भाग यानी बीच का भाग, जैसे हमने तालव्य की बात की थी, और पश्चिम का मीनिंग है पश्चात यानी पीछे का भाग। तो जीव के आधार पर हमारे वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्रभाग, यानी अग्रभाग के आधार पर कौन से आते हैं। तो जहां जीव का अगला भाग, जीव का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, तो वो क्या कहलाता है? अग्रभाग। मध्य भाग, जीव का मध्य भाग ऊपर नीचे होता है। फिर है जीव का पिछला भाग ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जहां जीव का आगे वाला भाग ऊपर नीचे होगा यानी स्पर्श करेगा तो वो अग्रभाग कहलाएगा। जहां जीव का मध्य भाग आपका ऊपर नीचे होगा तो वो मध्य भाग कहलाएगा।
जहां जीव का पिछला भाग ऊपर नीचे होगा तो वो पश्च भाग कहलाएगा। अब देखिए इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं। अगर अग्र भाग की बात करें तो टोटल वर्ण आते हैं आपके 5। ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है आपसे कि जीव के अग्र भाग से कितने वर्णों को बोला जाता है, और सही कहूं तो ये स्वरों का वर्गीकरण है, यानी कितने स्वर आपके अग्र भाग में शामिल हैं। फिर मध्य भाग, कितने स्वर आपके मध्य भाग में शामिल हैं। पश्चिम भाग, कितने स्वर आपके पश्चिम भाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग से बोले जाने वाला ओनली एक है, ओनली 1 है। अब आपका पश्चिम भाग से बोले जाने वाले आपके 6 है। अब ये 1, 6 और 5 मैंने लिख दिया। आप ट्रिक भी मान सकते हो 516, यानी आप कह सकते हो जीव के आधार पर 516। 516 मीन्स 5 अग्र, 1 मध्य, 6 पश्चिम। ठीक है, अब देखिए आप इनको कैसे कैसे बताएंगे। जो मैंने एक बोला है वो एक कौन सा है, ओनली अ। देखो जब आप अ बोलते हैं तो जीव का सेंटर का पार्ट हमारा क्या होता है, आपके मध्य भाग से बोला जाता है, यानी ऊपर नीचे होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। जो आपके ये वाले हैं यहाँ पर आएगी दोनों ई और दोनों ए और आपकी री। ये पांचों के 5 कहां से बोले जाते हैं, अग्र भाग से। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा जीव के अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर को पहचानिए। नीचे आपके पास सारे स्वर दिए होंगे ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई भी एक बैठा है तो आंसर क्या रहेगा, अग्र भाग। आपको याद करना है ई ए री, ई ए री। जब आपने ई बोल दी तो ई कौन सी है, दोनों है, छोटी बड़ी, छोटी है बड़ी है और री। और जब आपसे मध्य भाग पूछा तो इकलौता है, वो कौन सा है, आ। अब इनको छोड़ दो, आपने इसको अग्र भाग में ले लिया, इसको मध्य भाग में ले लिया, बाकी जो बचे वो किस में आ गए, पश्चिम भाग में। पर अंग और अह को मत लेना, ये मैं आपको अब भी बता देती हूँ, क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, मोस्टली आपकी 11 है। ठीक है, अंग और अह क्या है, अयोग वहा है, जो मैंने कल भी बताए थे। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन और पुट होता है कि अयोग वहा इनको किसने कहा। तो अगर ऐसा आ जाए किशोरी दास वाजपेयी, इन्होंने इनको अयोग्य कहा था, इन्होंने नाम दिया था अयोग्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अयोग्य कौन से हैं, कल भी बताए थे, अंग और अह। अ के योग से बनने वाले, अ प्लस योग, अ का योग तो क्या कहलाएंगे, अयोग्य। और ये किसके द्वारा दिया गया है, किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं पश्चिम भाग की तरफ। पश्चिम भाग में आप देखो आपने क्या क्या छोड़ा है, बड़ा आ छोड़ा है, ठीक है, आपने दोनों ऊ छोड़े हैं उसमें डाल दो, और ओ छोड़े हैं, यानी बड़ा आ, दोनों ऊ जो आपने नहीं लिए थे, और दोनों ओ, छोटा ओ भी और बड़ा ओ भी। अब एक और बात ध्यान रखना, जब आप इंग्लिश के शब्द हिंदी में लिखते हो तो उसके लिए भी ओ का प्रयोग करते हो। तो आपसे अब जो आपका पिछला सीईटी हुआ था उसमें क्वेश्चन पुट भी किया गया था कि इंग्लिश शब्दों को या अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए कौन सी ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपकी ये। कैसे, तो देखिए जैसे आपको कॉलेज लिखना है तो आप ऐसे थोड़ा लिखोगे, इट्स रॉन्ग, ये तो गलत है आपका। तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखते हो ना। ठीक है, ये कौन सी मात्रा है, ये वाली है, तो ये कहाँ आएगी, जहां ओ है, यानी यहाँ। तो इस प्रकार ये कितने हो गए आपके, 6। आपको हॉस्पिटल लिखना है तो आप ऐसे थोड़ा लिखोगे, ये क्या है, रॉन्ग, भले हम बोलते हैं पर वर्ड कैसा है, इंग्लिश का है, तो हॉस्पिटल कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, क्योंकि आपकी ओ की मात्रा है। और इंग्लिश शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए अगर ओ की मात्रा का प्रयोग करना है तो कौन सी रहेगी, ये। और ये किसमें शामिल है, पश्चिम भाग में।
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का पीछे वाला भाग ऊपर नीचे होता है या उस पर बल पड़ता है तो वो कौन सा होता है? पश्च भाग। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का मध्य भाग ज्यादा प्रेशर में आता है, बल खाता है या ऊपर नीचे होता है, वो कौन सा है? अ। उसके बाद आता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का आगे वाला भाग यानी अग्र भाग प्रेशर में आता है या ऊपर नीचे होता है तो वो कौन से हैं? आपके अग्र भाग में शामिल है। ठीक है, अब आप बताइए, आपको अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग तीनों स्वर आपको याद हो गए। ठीक है, अंग और आह कहीं नहीं आएंगे, वो कहाँ है? वो आपके सिर्फ अयोग वहां में शामिल है। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या देखा? स्वरों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों को हमने कंप्लीट किया अपने, और साथ में ये जाना कि जो अयोग वहा है वो किसने दिया था नाम? किशोरीदास वाजपेयी ने। इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि वर्णों के उच्चारण स्थान की ट्रिक क्या है। साथ ही हमने और क्या देखा कि जीभ के भाग के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो 3 भाग थे, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ठीक है, तो अग्र भाग में कौन से हैं? कितने हैं? 5 हैं। क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है कि जीभ के अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? जीभ के पश्चिम भाग से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, अगर संख्या पूछ लेते हैं तो आपने ट्रिक लगानी है 5 1 6, और अगर आपसे पूछ लें जीभ के अग्र भाग से बोले जाने वाला स्वर कौन सा है तो आपको ये याद रखना है। आप बोलकर देख सकते हैं, जहां भी जीभ की नोक यूज होती है वो अग्र भाग हुआ। अग्र भाग से जब भी आप साउंड निकलेगी, देखो अगर उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो मुठा है। ठीक है, और अगर हम अग्र भाग के आधार पर अपने स्वर पूछते हैं तो आपके 5 हैं, ई, ए, री। ठीक है, आगे है मध्य भाग। मध्य भाग में कौन सा आता है? अ। फिर आता है पश्चिम भाग। पश्चिम भाग यानी पीछे का भाग, जहां जीभ की पीछे की बात की गई है, वहां पर आपके कितने हैं? 6, जिसमें एक जो है आपका इंग्लिश के शब्दों को यानी अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली मात्रा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी का हम इसके पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम इसको अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साथ ही मैं आपको कल जो मेरी वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी कि आपके अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, सघोष कौन से हैं और अघोष कौन से हैं, और ये सब के सब हम अपनी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आप मेरे कल के लेसन को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही नीचे मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आगे के बारे में आपको नॉलेज दूंगी। ठीक, थैंक यू।